जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मिट्टियां, जो कि आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई वीडियो बने हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका लाभ उठा सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन ऐसी हैं जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या रेगुर मिट्टी? तो हमें पता है रेगुर मिट्टी जो है वह बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रेप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? तो अभी हमने पढ़कर आए और क्या पढ़ा था? बेसाल्ट लावा, और लावा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से निकलता है। तो भारत में काली कपास मृदा की रचना ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय से हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर किसका नाम है? तो अभी देख कर आए, काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर, रेगड़ या कपास मिट्टी भी बोला जाता है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम भी बोला जाता है। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा कि ये वर्ड ना आ जाए। आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो है तो बहुत जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा मेनली महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो अभी हम देख कर आए, रेगुर नाम से जानी जाती है। 2016 यूपी एआरओ में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण के क्वेश्चन है। दक्षिणी ट्रेप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं। कथन, कारण उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोनों सही हैं या गलत? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी ए सही है, बी गलत है, यानी कारण गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। दक्कन ट्रेप की काली मिट्टी को रेगड़ या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी महत्वपूर्ण है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी अधिकता होती है। कमी किसकी होती है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसीलिए ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी से हमेशा क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है, सॉइल से क्वेश्चन हमेशा आता है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमें पता है रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा, और करेवा मिलता कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो करेवा केसर के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान को केसर भी बोलते हैं, कि कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई बार क्वेश्चन अलग अलग स्टेट पीसीएस वगैरह में आ चुका है। 9th क्वेश्चन, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कथन है ये, कारण है इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। यहाँ देखो तत्व गलत लिखा है, तत्व आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी भी आता है। तो इसमें यहाँ पर 2 तार बनते हैं, एक ऐसा एक ऐसा, तो ऐसे तत्व लिखा जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हिंदी की भी जो पूर्वावलोकन की सीरीज है वह जल्दी ही चालू कर देंगे 1-2 दिन में। इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें भी ए सही है, परंतु आर गलत है। आर गलत क्यों है पढ़ लेते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास काली मिट्टी बहुत आती है एग्जाम्स में। या भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर अंकुचित दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, यानी स्वतः जुताई हो जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग काला होता है।
सामान्यतः इसमें लोहा चूना अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, कमी किसकी होती है, यह भी ऊपर देख कर आए हैं। अब देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, यस। इनमें नाइट्रोजन जैव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, नहीं भाई, अभी हमने ऊपर देखा प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते, आर गलत है तो ऑप्शन सी होगा। कई बार ये ऑप्शन चेंज कर देता है, सी वाला ए पे लिख देगा, ए वाला बी पे लिख देगा, तो वहाँ रट के मत जाना, सी पर ही होता है ये, कई बार प्लेस भी चेंज करता है आयोग। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो हमें पता है कपास की काली मिट्टी है जो स्वतः जुताई उसमें हो जाती है, अभी ऊपर हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी। हमें समय नहीं गंवाना है बल्कि हमें स्पीड में चलना है रिवाइज करते हुए। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो हमें पता है लावा मिट्टियाँ मालवा पठार में पाई जाती हैं। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रेप काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो हमें पता है काली मिट्टी। नेक्स्ट, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक सकती है। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है जो नमी को रोक सकती है। काली मिट्टियाँ में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है, या भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर अंकुचित दरारयुक्त, अभी ऊपर देखा स्वतः जुताई इसमें हो जाती है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है वहाँ झारखंड में भी काली मिट्टी थोड़ी बहुत पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी आप देख लीजिए एक बार कि कहाँ कहाँ मिल रही है, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये लेटेराइट मिट्टी मिलती है। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टेपियोका काजू की अच्छी उपज होती है। अभी हम ऊपर देख कर आए कि राजस्थान उत्तर प्रदेश उसमें नहीं था, अगर हम तीन को गलत मान लें तो ये तीनों ऑप्शन चले गए और हमारा ऑप्शन 1 और 4 बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये साधारणतः लाल रंग की होती है, सही है। टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, सही है, ठीक है। नाइट्रोजन पोटास समृद्ध है, नहीं, तो इसको आप एक बार लिख लें क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मिट्टी लाल रंग के लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। अगली बार कथन कारण में क्वेश्चन आएगा, हो सकता आ भी चुका हो, इसी लाइन से कथन कारण बन जाएगा। लौह एल्युमिनियम में समृद्ध होती है, जबकि नाइट्रोजन पोटास चूना जैविक पदार्थ की कमी होती है। इसमें भी कमी है नाइट्रोजन पोटास की, और शायद अभी ऊपर काली कपास मृदा देखे थे उसमें भी कमी थी। सर्वाधिक विकास केरल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मेघालय में पाया जाता है। प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टी है, यानी उर्वरता कम है इसकी। उर्वरकों का प्रयोग कर कर यहाँ कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय ये सब उगाया जाता है, लेकिन किसकी वजह से, उर्वरकों का उपयोग करके। और मेन यहाँ क्या है, टोपियोका और काजू इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ऐसे क्वेश्चन आए भी होंगे कि टोपियोका और काजू किस मिट्टी में होता है, तो हमें पता होनी चाहिए किस मिट्टी में होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटेराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। तो ह्यूमस की तो अभी हमने ऊपर देखा था कमी होती है, जैविक पदार्थ की कमी होती है, तो दूसरा गलत है, तो सॉरी टिक लगाना है, केवल एक सत्य होगा, ठीक, क्योंकि दूसरा तो असत्य है। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। लेटेराइट मृदा मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, ध्यान रखिएगा, उर्वरता कम होती है, अर्थात इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया है। पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध
रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। यानी पश्चिम बंगाल में जितना रोपण होता है उससे आंध्र प्रदेश की रोपण की क्षेत्रफल यानी एरिया कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा लेटेराइट प्रकार की है, नहीं अधिकांश नहीं है, यानी आर गलत हो गया तो ये सही है, आर गलत होगा। क्यों? प्रश्नकाल में जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय बंगाल का शुद्ध रोपित क्षेत्र लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का रोपित क्षेत्र 40% ही था। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, जिस पर खेती होती थी वह। लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के अपक्षालन से निर्मित होती है। लीचिंग कौन सी मिट्टी करती है ये भी ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आप याद रखिएगा। अपक्षालन का संबंध किस मिट्टी से? लेटेराइट मिट्टी से। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे से भाग में, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, उत्तरी भाग, पश्चिमी घाट, आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर पाई जाती है। इस प्रकार आर सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी उत्तर प्रदेश में मिलेगी नहीं, पंजाब में मिलेगी नहीं, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी नहीं, यानी ऊपर वाले क्षेत्र में नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में मिलेगी, हाँ मिलेगी, क्योंकि केरल, महाराष्ट्र और अपना तमिलनाडु हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, इधर वाले अधिकतर राज्य हो सकते हैं, लेकिन उत्तर के राज्य बहुत कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, यस। वे बहुत ही अपक्षालित, मैंने बोला था अपक्षालित शब्द को याद रखिए। उनकी उर्वरता कम होती है, हाँ कम होती है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यही वाला ऑप्शन सही है, डी। नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना, कार्बन की कमी होती है। तो सॉइल में अगर याद करना हो तो 4-5 चीज़ें याद करनी होती हैं। सॉइल में क्या क्या याद करना होता है? पहले तो वो बनी कैसे, दूसरा वो पाई कहाँ कहाँ जाती है, किस किस स्टेट में, तीसरा उसमें प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व हैं, कौन सी तत्वों की कमी है, पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चौथा उसमें कौन सी फसल हो सकती है। ठीक है, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? तो अनुर्वर हमने अभी देखा, लेटेराइट मिट्टी थी जो उर्वर नहीं थी, उर्वर को अनुर्वर भी बोलते हैं, क्योंकि लोहा ऑक्साइड पाया जाता है, ये ऊपर में हमने देखा था। अब चलते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा सही है? यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। यह मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसा भी कोई क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आए, कमी आए, तो वहीं पे हमें थोड़ा सा रुक जाना है। यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा रेह, थूर, चोपन क्या है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, नहीं उपजाऊ होती है, तो आंसर भी सही होगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, नोट कर लें आप, पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता यहाँ है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण भूमि उपयोजन नियोजन ब्यूरो के नवीनतम शोध के अनुसार भारत के 33.5% के लगभग जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जबकि यहाँ कितना लिखा था? 14% केवल लिखा था। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ, नोट करके रखें, ये सर्वाधिक उपजाऊ। और आगे बात करें तो अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चोपन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। EYQ आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन निकल सकते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा 2014 में पूछ ही लिया गया था, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन सा होगा? जलोढ़ मृदा। यहाँ पे लिखा है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी ही निर्मित है। तो अगर पूछ दिया जाए यूपी में कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी ही होगी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा जलोढ़ मिट्टियों के 2 भूवर्ग हैं, नवीन जलोढ़ खादर बोलते हैं, प्राचीन जलोढ़ बांगर बोलते हैं।
खादर का निर्माण नदी के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में होता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है। बाढ़ आती है, अपने साथ गाद लाती है, यहाँ छोड़ देती है, फिर अगली बार बाढ़ आएगी तो ये वाली बहा ले जाएगी आगे, दूसरी नहीं आ जाएगी। बाढ़ की पहुंच से दूर हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी है। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, 33.5% लगभग भाग में पाई जाती है। पंजाब से कहाँ कहाँ पाई जाती है आप ये भी नोट करें। पंजाब से असम तक के विशाल मैदानों में, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सब की घाटियों में। अगर हम बताएं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अपना मैप बना लें अगर हम, ये ऊपर वाला पूरा एरिया जम्मू कश्मीर और सब लेकर पूरा एरिया, फिर इधर जहाँ जहाँ नदियाँ आ रही हैं, जहाँ जहाँ नदियाँ आ रही हैं, ये पूरा जहाँ जहाँ नदियाँ आ रही हैं उन सब जगह भी ये पाई जाती है। ठीक है। निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? अभी हमने देखा जलोढ़ मिट्टी लगभग 35% या 33% कह सकते हैं भाग पर लगभग फैली हुई है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। अभी हमने देखा था पुरानी को बांगर कहेंगे, पुरानी को बांगर कहेंगे और नई को खादर कहेंगे। रंग लगभग थोड़ा सा पीला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम है? तो बलुई दोमट मिट्टी जो होती है उसकी जलधारण क्षमता सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जलधारण क्षमता किसकी थी? दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं उसमें, चिकना कण, बालू कण, पांशु कण सब होता है। लोम को भी दोमट मिट्टी बोलते हैं। इनके कई कई नाम है, अभी हमने ऊपर देखा था। दोमट को ही क्या बोलते थे? जलोढ़। जलोढ़ को क्या बोलते थे? कछारी भी बोलते थे। ठीक है। यहाँ दोमट मिट्टी को लोम सॉइल बोलते हैं। 40% बालू के कण, मृतिका और ये सब होते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या होता है दोमट मिट्टी में। अब अन्य कुछ मिट्टी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये मैप है, आप यहाँ से अगर हम पर्वतीय की बात करें तो ये ऊपर वाला पर्वतीय होगा, इधर पूरा पर्वतीय होगा ये सब। जलोढ़ की बात करें तो ये अपना, अगर बात करें तो ये अपना जलोढ़ होगा पूरा ये, और थोड़ा थोड़ा इधर भी जहाँ जहाँ नदियाँ आ रही हैं इधर जलोढ़ होगा। इधर ब्रह्मपुत्र वाला जलोढ़ होगा थोड़ा सा। ठीक है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ जलोढ़ होगा। और फिर अगर हम बात करें अपना काली मिट्टी की, तो ये अपना क्षेत्र काली मिट्टी वाला होगा। काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। अगर हम बात करें लाल मिट्टी तो ये वाला क्षेत्र जो है तो लाल मिट्टी का होगा। और इसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा लेटराइट मिट्टी और बलुई मिट्टी मिल जाएगी आपको। नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। एक तरफ मिट्टी दी गई है, दूसरी तरफ राज्य। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो सबसे पहले आप काली उठाइएगा, महाराष्ट्र। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि हमें सबसे मेन वाली उठाओ। काली कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। और देखो हमें बी का 3 देखना है। बी का 3 एक ही जगह है हमें लगता है। अब देखो ए का 2 जलोढ़ कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। सी का 4 यानी लाल आंध्र प्रदेश में। मरुस्थलीय राजस्थान में मिलेगी ही मिलेगी। तो आप मरुस्थलीय और काली तो रट ही रखते हो, बाकी यूपी में हो तो जलोढ़ तो पता ही होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ये पश्चिमी राजस्थान, इधर किसकी मात्रा अधिक होगी? तो कैल्शियम की मात्रा अधिक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक है। पश्चिमी राजस्थान में कई जिले आते हैं, जिलों की नाम याद रखने की जरूरत नहीं है हमें। चूना कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय लवणी है। ठीक है, कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर है। तभी कहा जाता है कुछ कुछ समय के बाद मटर को लगा देना चाहिए, या सोयाबीन, उड़द, इन सबको लगा देना चाहिए, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा
एग्रीकल्चर में, जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा जब आप 11th एनसीईआरटी पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। नाइट्रोजन से भरपूर, तो मटर है वह नाइट्रोजन से भरपूर है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कौन सी फसलें? दलहनी फसलें। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली मुख्य फसलें इस प्रकार हैं। अल्फाफा हो गया, ड्राई बीन्स हो गया, गार्बेंजो हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, उड़द हो गया। ठीक है, तो ये सारी फसलें, इसे अगली बार ये पूछ देगा इनमें से, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी दलहनी फसलें दाल की तरह की जो भी हैं वह सब करती ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए दाल, अभी दलहनी फसलें देखे, गन्ना और चावल तो बर्बाद कर देते हैं, गेहूँ भी समस्या उत्पन्न करता है बार बार लगाया जाए तो। कभी कभी इसको हरी खाद भी कह देते हैं, मतलब कुछ लोग तो उड़द इसलिए बो देते हैं या मटर इसलिए लगा देते हैं कि वह फिर उसे जोत कर उसको मिला दें, मिक्स कर दें। ठीक है, मतलब इससे फसल नहीं लेते हैं बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ही बोते हैं। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। इस रंग का प्रमुख कारण, तो मुख्य कारण फेरिक ऑक्साइड है। तो काली मिट्टी का मुख्य कारण, लाल मिट्टी का मुख्य कारण, पीली मिट्टी का मुख्य कारण, ये भी आपको पता होने चाहिए। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता है। फिर से सिलिका एवं आयरन की बहुलता है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड FeO3 शायद, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। जल योजित हो जाती है तो यह पीली दिखाई देती है, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी इसको क्या बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी। कई बार आप देखेंगे रेड और येलो सॉइल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय की मिट्टियों में, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो कौन सा सही होगा? तो ए गलत है, आर सही है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित तो है, लेकिन यहाँ ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। क्योंकि ऊंचाई पर ह्यूमस क्यों होगा, आप ये विचार कीजिए। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। आगे चलते हैं। करेवास मृतिका जो जाफरान केसर एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। तो कश्मीर में ही केसर है, तो इससे आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। कश्मीर घाटी करेवा के लिए ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। ठीक है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक, अभी मैंने ऊपर पूछा था कि सबसे अधिक किस में है, तो आप यहाँ बताइए सबसे कम किस में है जल धारण की क्षमता, कमी किस में हो। पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका, बालू की मात्रा, इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। आवागमन वायु का कम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मटासी मिट्टी अब क्या है? लाल पीली मिट्टी को ही मटासी कहते हैं। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी के अपेक्षा अधिक, कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। पढ़ लेते हैं। मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। तो ये किस मृदा को क्या कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। हमें आधी बार पता ही नहीं होगी कि ये तो लाल मिट्टी की ही बात कर रहा था, रेगुर मतलब काली मिट्टी की ही बात कर रहा था। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली है। इस प्रकार मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली है। ऊंचाई पर अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड प्रचुर है, प्रचुर तत्व है। जबकि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति लाल रंग की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल पीला ठीक है, धान के उपयोग के लिए प्रमुख मृदा है। ठीक है, अब चलते हैं अम्लीय एवं क्षारीय मृदा की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है। कौन सी मिट्टी? ऊसर मिट्टी। इस मिट्टी का pH मान 7 से अधिक है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। कौन सा सही
उत्तर है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? पीएच मान 7 से अधिक, यस। इस मिट्टी में धान की फसल, यस। चूने का प्रयोग इसे सुधारा जा सकता है, नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 2 और 3। ऊसर मिट्टी का पीएच 7 से अधिक होता है, आप इसको भी नोट डाउन कर लें, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इस मिट्टी में जीवाश्म नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा। जिंक की भारी कमी होती है, इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम, ठैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद ऊपर भी देख कर आए थे हम लोग। भूमि पर ऊषर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर, ऊसर धान 1, ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है। चूने का प्रयोग कहाँ होता है? अम्लीय मिट्टी के उपचार में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 होना चाहिए। नॉर्मल जो कंडीशन होती है वही लगभग होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अम्लीय और ना बहुत ज़्यादा क्षारीय होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच का अधिक होना क्षारीयता को बताता है, इसीलिए 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम, जो अभी हमने पढ़ के आए, तेजाबी मतलब एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है, अभी ऊपर पढ़कर आए थे। ठीक है, मिट्टी के अधिक अम्लीय अधिक क्षारीय होने के कारण फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती। तो अम्लीय यानी एसिडिक यानी तेजाबी मिट्टी, ठीक है, उसमें चूने का प्रयोग करते हैं। केमिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे, वरना मैं बताता कैसे चूने का उपयोग करके हम अम्लीयता को कम कर सकते हैं। खैर, मिट्टी में खारापन क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो खेतों में जिप्सम का प्रयोग करो। जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो क्षारीयता में कमी आएगी। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं, CaSO4 का होल ट्वाइस। CaSO4 क्या होता है इन दोनों में से सही? केमिस्ट्री वाले बताएंगे। का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की आवश्यकता रहती है। तो हमें याद रखना है कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का उपयोग क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए होता है और चूने का प्रयोग अम्लीयता की समस्या के समाधान के लिए होता है। आई रिपीट, चूने का प्रयोग अम्लीयता की समस्या के समाधान के लिए और जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो यूरिया तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा सही? जिप्सम, अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है, और ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा भी है, उत्तर प्रदेश में 2129 है, गुजरात 763 है, हरियाणा 65 है, 20 है, यानी क्रमबद्ध तरीके से भी लगाने को आ सकता है आपके लिए। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल, लवड़ कहाँ होगा? वहीं होगा जो समुद्र के पास में है। तो गुजरात जो है वहाँ लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी साल्ट। नेक्स्ट, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य फिर गुजरात होगा। अब आप देखिए, यूपीपीसीएस 2012 यूपीपीसीएस 2017 दोनों साल पूछा गया सेम क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपीट कितने होते हैं। मृदा का लवड़ी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन का क्या प्रभाव है? तो यह फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, अच्छा, या कुछ मृदाओं को पारगम्य बना देता है, मे बी, या भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, ये कैसे सक्सेस होगा? यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है, ये भी नहीं सक्सेस है। बी, मृदा का लवड़ी भवन सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य हो जाती हैं, अब हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन एवं सुधार। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन कहाँ होगा?
शिवालिक पहाड़ियों में होगा, क्योंकि शिवालिक पहाड़ियों के पैरों तरफ मतलब है यहाँ से गंगा यमुना बढ़िया बढ़िया नदियाँ आती हैं और वह सब अपने साथ बहुत फ्लो में बहती हैं, तो बहुत फ्लो में मिट्टी गाद और ये सब भी लाएंगी, तो मृदा अपरदन वहाँ का ज़्यादा होगा ही होगा। दिए गए विकल्पों में शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र मतलब फुट हिल्स में अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में और भी जगह हैं जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ वहाँ समस्याएं हैं। चंबल यमुना नदियों का उत्खाद भूमि, पश्चिमी हिमालय का छोटा नागपुर पठार, प्रताप्ती साबरमती, महाराष्ट्र का काली मिट्टी, सब कुछ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आपके सम्मुख उपस्थित है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो इनमें से कौन सा है? तो इसमें हिमालय की नदियां नहीं दी गई हैं, तो चंबल घाटी होगा प्रभावित। अगर हिमालय वाला होता तो वह होता। आंध्र प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, ये हमें कोई लेने देना नहीं है, लेकिन ऐसा यूपी में जरूर आ सकता है कि यूपी का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा। चलिए, चंबल घाटी के लौह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? अवनालिका इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखना इसके कितने क्वेश्चन आते हैं। लौह खोह खड्ड, खो खड्ड, खो खड्ड किस नदी की विशेषता है, किस नदी में है, या कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए चंबल, चंबल घाटी, चंबल घाटी। और क्या है वो? अवनलिका। भारत के मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनलिका अपरदन के कारण होता है। अवनलिका अपरदन, गली गली मतलब ये पतली सी ऐसी, ये पतली सी ऐसी होगी और यहाँ से पूरा अपरदन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो सबसे ज़्यादा असफाल अपरदन, फिर परत अपरदन, रेल अपरदन, फिर अवनलिका अपरदन, ये वाला सही होगा। पढ़ लेते हैं। असफाल अपरदन क्या है? स्प्लेश मतलब वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को असफाल या बौछार बूंदाघात कहते हैं। तो ये वर्षा जितनी जगह होती है उतना ज़्यादा अपरदन होता है, तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं। परत अपरदन जब पूरा एक पूरा सीट तरह से हट जाए, एक पूरी सीट तरह से पूरा मिट्टी हट जाए। रेल अपरदन मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नलियाँ, अवनलिका में थोड़ी बड़ी नलियाँ, धारा चैनल मतलब पूरी धारा से ही बह रहा है। ठीक है। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है तो सोरगम है। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरगम यानी ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। फसलों में क्लोवर से सबसे कम भूमि अपरदन होता है, यानी इतने जो दिए गए इनमें क्लोवर है जिससे सबसे कम होता है। तो ये याद रखिए आप, ज्वार जो है सोरगम, ज्वार, सोरगम इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ इंग्लिश में उन्होंने दिया, हिंदी में नहीं दिया। आधे लोग हमारे जैसे सोचेंगे सोरगम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम तो हिंदी वाले हैं। तो आपको कुछ इंग्लिश भी याद होनी चाहिए, एक दो टर्म। हालांकि वो IAS में पूछा गया था, यूपी वाले तो नहीं पूछने चाहिए ऐसा। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? मिट्टी की उर्वरता किससे नहीं मिलती? फसल चक्र से मिलती है, मिश्रित खेती से भी मिलती है। अब आप मटर भी बो दो और धान बो दो तो मटर जो है वो नाइट्रोजन देगी, उर्वरता बढ़ाएगी। बहुफसली खेती से भी मिलती है। बीज संशोधन करने से हम मिट्टी में कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीज संशोधन करने से फसल बढ़िया उगा लेंगे, मिट्टी से उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि फसल चक्र मिश्रित खेती बहुफसली से पोषित हो जाती है, क्योंकि हम दलहनी फसलें बो सकते हैं, चाहे वो फसल चक्र में हो, मिश्रित में हो, बहुफसली में हो। फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए? तो मृदा की उर्वर शक्ति के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा। किसी स्थानों पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल बोने से वहाँ की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे मैं सोचता था जब मैं छोटा था, मेरे खेत में धान लगता था, उसके बाद गेहूँ लगता था, फिर गन्ना लगता था, फिर कुछ सरसों लग जाता था, फिर धान लग जाता था। फिर मैं सोचता था गन्ने को ही क्यों नहीं बोते हैं, ऐसा क्या कारण है कि हमारे पास मान लो 4 खेत हैं तो इसको गन्ना ही बोते रहें, ये पास में है तो धान ही बोते रहें, धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ, यहाँ गन्ना 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 ही बोएं। ऐसा क्यों करते हैं कि एक बार यहाँ गन्ना, दूसरी बार यहाँ गन्ना, तीसरी बार फिर यहाँ गन्ना? तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों नहीं करते? एक पास गन्ना है तो गन्ना ही रहे,
धान गेहूँ जहाँ बो रहे हैं वह धान गेहूँ ही बोए, इधर उधर ये क्या कर रखे हैं। बाद को जब पढ़ाई की तब हमें समझ में आया गन्ने का अपना अलग उर्वरक चाहिए होते हैं, धान गेहूँ को अलग चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा, हालांकि मटर और दलहनी फसलें बोए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, नया चलते हैं, सॉरी 9 चलते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। शिष्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायुरोध। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयोग में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं। तो बालू की बाढ़ लगाने से तो कोई मृदा संरक्षण नहीं होगा। तो 1, 3, 4 सही है, क्योंकि 2 गलत है, 2 गलत है, सारे गलत हो जाएंगे। कौन कौन से सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो भारत में मृदा अपक्षय समस्या किससे संबंधित, समस्या तो वन हम काट रहे हैं उसकी वजह से मृदा अपक्षय हो रहा है। जलवायु का, वेदिका कृषि का लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन, वन रोपण करके, अधिक चराई करके थोड़ी ना, वनस्पति भी नहीं। तो वृक्षारोपण करो, सोपानी समुच्चयी कृषि करो, चारण स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाओ, मेड़बंदी करो, ये सब। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनारोपण करके, सेम क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण सहायता कर सकती है। जल संरक्षण कौन कर सकता है। भूमि की कम या शून्य जुताई, यस, जुताई कम करते हैं तो जल उसमें बचा रहता है। जुताई कर देते हैं तो नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है और वो वाष्प होकर उड़ जाता है। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम तो अभी ऊपर देख कर आए, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल से अवशेष को खेत में ही रहने देना, तो ऊपर पताई पड़ी रहेगी या पराली पड़ी रहेगी तो नीचे का पानी ऊपर जा नहीं पाएगा, वाष्पीकरण इसका हो नहीं पाएगा, तो वह पानी रहेगा। तो तीनों सही है। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, और ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति यहाँ भी पढ़ लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। हिस्ट्री के नाम से ही शुरुआत की गई है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। इसी भोजपत्र वृक्ष के ऊपर ही क्या करते थे, इसी की छाल पर लिखा जाता था। तो भोजपत्र को बर्च वृक्ष भी बोलते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता था। वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। तो ये ऐसे भी पूछ देगा, भोजपत्र का हिस्ट्री से कोई लेना देना जुगाड़ बना के और क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, अगर हम एक चीज़ यहाँ देख लें, इधर दी हुई है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा हैं। फिर आर्द्र पर्णपाती यानी पर्णपाती अगर हम मिला लें, जो पत्ती गिरा देते हैं एक समय में, वह 50% से ज़्यादा हैं। 17 और 40 57, तो 50% से ज़्यादा पर्णपाती वन है, ये ध्यान रखेंगे हम। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार यानी सदाबहार जो है वो हमारे यहाँ बहुत कम है, अर्ध सदाबहार अभी आए हैं। उसके बाद आपके यहाँ आएंगे कटीले वन, कटीले वन, कटीले वन, सॉरी, उसके बाद आएंगे पहाड़ी वन, उसके बाद आएंगे कटीले वन। ठीक है, पहाड़ी वन के बाद कटीले वन, उसके बाद आएगा सदाबहार, उसके बाद आएंगे पाइन, और उसके बाद बेलांचली, और फिर शुष्क सदाबहार। यानी सदाबहार वन काफ़ी कम है, ये हम कह सकते हैं। पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारे पास अर्ध सदाबहार वन है, उसके बाद पहाड़ी वन है। पहाड़ी वन भी ठीक ठाक मात्रा में है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो खैर, इससे हमने एक वाईक्यू, अभी आप पीछे की वीडियोस देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो एक वीडियो हमने देखा था जिसमें हमने यही क्वेश्चन किए थे। वहाँ कत्था बनाने वाली जनजात के बारे में भी बताया गया था। वह जनजात भी आपको पता होनी चाहिए, कत्था को बनाने वाली जनजाति कौन सी और कहाँ वह रहती है, किस राज्य में रहती है।
भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो अभी हमने देखा था आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ वन था जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो हमें पता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। पतझड़ी को ही पर्णपाती भी बोलते हैं। पर्ण और पतझड़ी बात एक ही है, ठीक है। सागौन साल। आगे चलते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई अगर हम ये हिमालय मान लें तो इधर पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो पूर्वी हिमालय है उससे ज़्यादा लंबाई पश्चिमी हिमालय के पेड़ों की है। क्यों? ये कम है, सॉरी, क्योंकि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है। क्यों? पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहाँ पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है, क्योंकि इधर बर्फ जल्दी जम जाती है, ये कह सकते हैं, ठीक है। वो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। पश्चिमी हिमालय किसका संसाधन है? तो वन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 65% भूभाग पर वन पाया जाता है। हमने देखा भी था पर्वतीय में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? तो देवदार का बाहुल्य है किसमें? शीतोष्ण पेटी में। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनमें कौन कौन से प्रमुख हैं? ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सिडार और देवदार सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? इसमें नहीं उगता है तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल में उगता है, छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है, सदाबहार है तो वहीं उगेगा जहाँ बारिश अच्छी होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी तटीय मैदान, वहीं जहाँ बारिश अच्छी होती है। छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी भवनों के लिए उपयुक्त है, तो छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता, असम, केरल, पश्चिम बंगाल में उगता है। नेक्स्ट, किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग को क्या कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है उसे जंगल की आग कहते हैं, ठीक है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्न राज्यों में से इसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो या तो यहाँ पर होगा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, या यहाँ पर नहीं लगना भूल गया होगा। तो अगर, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तीनों जगह पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते? किसमें फूल नहीं होते? कटहल में फूल होते हैं, गूलर में होते हैं, आर्किड में होते हैं, फर्न में नहीं होता। फर्न कांटों वाला होता है। कहाँ पाया जाता है ये भी आपको पता होगा, ठीक है। फर्न एक संवहनी पौधा है, पौधे बीज रहित होते हैं, फूल नहीं लगते हैं। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। पर्वत श्रृंखला में विविधता का कारण क्या है? पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों की उर्वर होना। तो बी सही है, क्योंकि वह ऊंचाई पर है, हमने बताया था। चूंकि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है, अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर है, ठीक है।
क्योंकि हम देखेंगे तो ये देखें तो ये यहाँ पर और यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ से ये अक्षांश है, दूसरी अक्षांश ये है, तो ये अक्षांश ज़्यादा ऊपर है, ये कम ऊपर है, ठीक है। एंटीलोपो आरिक्स और चीरू के बीच में क्या अंतर है? हालांकि ये IAS का क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। इसका ऑप्शन ए सही है, वही पढ़ लेते हैं। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जब चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। ऑरिक्स गर्म है, वही लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित है? क्या टीक जम्मू कश्मीर में मिलता है? क्या देवदार मध्य प्रदेश में मिलता है? चंदन केरल में मिलता है? सुंदरी पश्चिम बंगाल में मिलता है? IAS प्री 1997 और इसी चंदन पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2023 या 22 में, 23 या 22 में फिर से रिपीट हुआ था। तो UPSC वाले हैं तो वो PYQ चल रही है उसकी सीरीज, आप उसको भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से, अलग तरीके से पढ़ाई जा रही है। तो इसका सुंदरी जो वृक्ष है वो पश्चिम बंगाल में मिलता है, हर व्यक्ति को पता ही होगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची वन प्रकार प्रदेश दिया गया है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलेगा, शुष्क पर्णपाती कहाँ मिलेगा, सदाबहार कहाँ मिलेगा, अल्पाइन कहाँ मिलेगा? तो सदाबहार पहले देखते हैं, सदाबहार वहीं मिलेगा जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो सदाबहार सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? सह्याद्री, सह्याद्री मतलब पश्चिमी तट, ठीक है। तो D2 दो जगह है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर बात करते हैं अल्पाइन की, बात कर लें, अल्पाइन वहीं होगा जहाँ ऊंचाई होगी, यानी अरुणाचल प्रदेश, यानी ये गलत हो जाएगा। C का 4 आंसर ए सही हो जाएगा। आर्द्र पर्णपाती कहाँ मिलेगा? तराई क्षेत्र में, तराई वो आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, ये सब होते हुए। और शुष्क पर्णपाती कहाँ मिलेंगे? मध्य गंगा मैदान में मिलेंगे। यहाँ पर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। 1 2 3। चलिए सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है, तो हमें पता है सबसे ज़्यादा सुंदरवन लिखा हुआ है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है वो सुंदरवन में ही मिलने चाहिए। शंकु वृक्ष हिमालय पर ही मिलने चाहिए, हिमाचल प्रदेश सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सॉरी साइलेंट वैली भी दिया गया है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में मिलेंगे। शंकुधारी वन जो है, शंकु वृक्ष वन, तो हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे ही मिलेंगे। कच्छ, कच्छ कहाँ मिलेगा? कच्छ सुंदरवन में मिलेगा। और पतझड़ राजस्थान में मिलेंगे। तो D का 3 है, पतझड़ राजस्थान, ये वाला ऑप्शन सही होगा। A का 4 एक ही जगह था, ये वाला ऑप्शन सही होगा। 19 लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों लघु वाले वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। ये IAS का क्वेश्चन है, यूपी में शायद ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो देवदार जो है, अभी हमने ऊपर पढ़कर आया कि सबसे ज़्यादा देवदार पर्वतों पे होता है और ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा देवदार पाया जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देवदार 1500 मीटर से ऊपर, चीड़ 900 से 1000, शाल और सागौन, सागौन तो नीचे भी पाया जाता है, ये पढ़ लेंगे आप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे आप बताएंगे कि कहाँ पर क्या है। तो C वाला इसका सही है, 3 के साखू वन है, 3 में साखू वन है। बाकी IAS का क्वेश्चन है, आएगा नहीं यूपी में। निम्नलिखित में किस राज्यों के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? अर्ध उष्णकटिबंधीय मध्य प्रदेश जो है वो कर्क रेखा वहां से गुजरती है, और कर्क रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय, ऊपर शीतोष्ण होता है। केरल पूरा उष्णकटिबंधीय में है, तमिलनाडु पूरा उष्णकटिबंधीय में है, कर्नाटक पूरा उष्णकटिबंधीय में है। तो ऑप्शन इसका B होगा, मध्य प्रदेश। क्यों होगा, मैंने वो भी आपको बता दिया। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, तो महोगनी हम देखते हैं, ये नीचे भी मिल जाती है हमें। महोगनी मूलतः उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है।
शेष हिमालय क्षेत्र में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, बाकी सब मिल जाएंगे आपको हिमालयी वनस्पति क्षेत्र में। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण कौन सा है? तो खेजरी वृक्ष है सामाजिक वानिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजरी है। खेजरी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खेजरी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन, औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग अधिक तापमान सहन करने की क्षमता, कम पानी की आवश्यकता के कारण वानिकी कार्यक्रम यानी कम पानी की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। लीसा प्राप्त होता है, लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन, पेंट में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्छ वनस्पति को राज्य से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वनस्पति है, दूसरी तरफ राज्य है। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया तो भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि PCS भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की ओर बढ़ गया है। तो हम सबसे पहले वेम्बनाड देखेंगे। वेम्बनाड केरल से आपका और भी जगह याद आ रहा होगा। वेम्बनाड केरल, तो D का 2 कहाँ है? तो ये दोनों गलत हो गए, इन दोनों में से ही कोई होगा। तो वेम्बनाड तो हमें पता है केरल, बाकी रत्नागिरी, 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 रत्नागिरी के आम, रत्नागिरी के आम, ये मिल गया। A का 4 भी दोनों जगह, यानी इससे भी हम पहुँच नहीं पाएंगे। यानी कुंडापुर और पिचवरम, पिचवरम और कुंडापुर हमें पता होना चाहिए। तो पिचवरम तमिलनाडु में है और कुंडापुर कहाँ है? कुंडापुर कर्नाटक में है। तो इसका ऑप्शन B का 1, D वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ से अगर हमें पूरा पता ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, ना हम रत्नागिरी और ना हम वेम्बनाड, क्योंकि रत्नागिरी और वेम्बनाड ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो वह हमें याद भी हैं। लेकिन अब आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आ सकता है दोबारा भी। ये देखो, यहाँ तो यूपी लोअर सब प्री में पूछ दिया क्या, ठीक है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। सुमेल नहीं खाता है, तो पिचवरम अभी हम देख के आए, तमिलनाडु में है। भितरकनिका उड़ीसा में है, हमें पता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। वेम्बनाड केरल में है, कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वर्षावन वहीं होंगे जहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होगी, केरल और असम। ठीक है, यहाँ वही लिखा है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आप पढ़ लीजिएगा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक घने क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? पतझड़ कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होगा। और उस समय के हिसाब से नई फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने इसी चैनल पर फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कराई है 2023 की, हर 2 साल में आती है। तो ये 2025 में आई है, 2025-2026 के लिए आपके उपयोगी है। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए तो बाकायदा मैंने नोट्स बनाकर पढ़ाए हैं, आप बस वही नोट्स कॉपी पेस्ट करके अपने और बढ़िया से याद कर सकते हैं। मेरे आप भी आज भी टेबल के सामने ही लगी है, आप जो भी पूछेंगे मैं 2 मिनट में उसका उत्तर दे दूंगा, क्योंकि सामने ही लगा कर रखता हूँ, क्योंकि वो 2 साल तक के लिए काम आएगी और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट है, तो उसको भी मैंने तरीके से बनाया है, आप ये जाकर गो थ्रू हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? तो ये BPSC का है, BPSC ने अपने यहाँ पूछा था, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? अभी हमने देखा था। खैर जो है उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो भारत वनस्पति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। लेकिन अब 2023 के अनुसार चेंजेस हो गए हैं, तो आप इसको मैं स्किप करूंगा अभी, क्योंकि आप 2023 वाली रिपोर्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सही करेंगे। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे कि वनस्पति रिपोर्ट आ चुकी है, उससे क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। और वही आप 10 मिनट का वीडियो है उसको देख लेंगे और जैसा मैंने नोट्स बनाया है वैसे ही आप बना लेंगे, तो आप यहाँ से क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो वीडियो बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और हम आगे और भी वीडियो बनाते रहेंगे। आपका साथ रहा तो अवश्य हम लोग पूरी पूर्वावलोकन सीरीज जल्दी ही ख़त्म करेंगे।
मिलते रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।